नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम युवा समय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ये कार्यक्रम युवाओं पर केंद्रित है, यानी कि जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का नाम हम उसमें सबसे पहले देखते हैं। आज हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है और हिंदुस्तान का युवा यदि चाहे तो ना केवल प्रदेश बल्कि देश और विश्व में भी अपनी एक नई ऊर्जा भर सकता है। जो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी है, युवाओं को जागृत करना, जागरूक करना और एक ऐसा माध्यम बनना जिससे युवा विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। उसी के साथ अभी के समय में, अभी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो हम आजादी के 75वें वर्ष यानी कि अमृतकाल में हैं और अमृतकाल से बेहतर समय युवाओं के लिए कोई हो नहीं सकता। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं अमृतकाल की, और जब अमृतकाल में पूरा विश्व और पूरा भारत इंडिया 2047 की बात करता है, तब हम इस इंडिया 2047 में हमेशा देखते हैं युवाओं को, यानी कि यूथ 2047, यानी वर्ष 2047 तक का युवा कैसा हो। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बीच कुछ विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश से विभिन्न क्षेत्रों से आया हुआ युवा जो हर एक क्षेत्र में अपना एक रुझान रखता है। तो चलिए मैं और देर ना करते हुए सीधा ले चलती हूँ आपको आज हमारे विशेषज्ञों के पास। तो सबसे पहले पैनलिस्ट के रूप में आज हमारे बीच हैं मिस्टर लोकेश शर्मा जी। आप अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे दूसरे पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ हैं मिस्टर एरिक सोलम जी। आप फॉर्मर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं नॉर्वे से। अ वेरी वार्म ग्रीटिंग टू यू सर। हमारे तीसरे पैनलिस्ट के रूप में आज हमारे बीच हैं मिस्टर शैलेश सिंघल जी। आप सीईओ एंड फाउंडर हैं यूथ ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आया हुआ युवा जो हर एक क्षेत्र में अपना एक विशेष रुझान रखता है और बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकर आज हमारे इस कार्यक्रम में है और हमारे विशेषज्ञों के साथ अपने कुछ सवाल जवाब और जिज्ञासाएं साझा करना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम। तो हम चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मिस्टर लोकेश शर्मा जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है, जब भी हम इंडिया 2047 की बात करते हैं तो इसके साथ एक नए तर्ज पर मध्य प्रदेश में हम एक अवधारणा देखते हैं MP 2047 की, यानी कि मध्य प्रदेश 2047 का मध्य प्रदेश। तो सर, इस 2047 के मध्य प्रदेश के विजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसे देश ने यानी कि भारत में अपनी एक ट्रांजिशन को अडॉप्ट किया दोनों ही तरीके से आज़ादी के बाद, सोशल इंडिकेटर्स पर और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ। तो हर एक स्टेट का अपना एक ट्रांजिशन है। मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में उसको फास्ट पेस ट्रैक पर ले जाकर बहुत सारी बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल करी। आप अगर आज स्टेट की इकॉनमी देखें तो लगभग 125 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जिसको स्टेट जो है अगले ही कुछ सालों में 550 बिलियन में के लेवल पे लेके जाना चाहता है, ताकि जो देश का सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का उसमें कंट्रीब्यूशन दे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश कुछ ही ऐसे राज्यों में से है जिसने 5 सालों में अपनी इकॉनमी को डबल भी किया और पर कैपिटा इनकम को भी डबल किया है। इसी के साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, इन पे बहुत काम हुआ। तो मध्य प्रदेश का जो बेस एक बनना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिछले कुछ सालों में बना है। कुछ दशकों में हमने उसमें बहुत तरक्की देखी है। आने वाले समय में 2047 में मध्य प्रदेश कैसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं। पहले हम बात करते थे कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, लेकिन अब इंडस्ट्री 4.0 आ गया है। तो उससे उस लाइन में आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रप्टिव चेंज के इन्वायरमेंट में आज रह रहे हैं। आज से आप अपने 20 साल पहले किसी से पूछे तो उन्होंने एक ही समय में 5 साल 7 साल एक जैसी गाड़ी, टीवी, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने एक जैसे देखे, लेकिन आज के समय में हर 3 महीने बदलाव आ रहा है। इसीलिए जो आगे इंडस्ट्रीज़ भी उत्पन्न हो रही हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की हो रही हैं। हम लोग जो हैं फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल से इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे मूव हो रहे हैं। इसी तरह से जो बहुत सारा
काम हम लोग AI/ML की हेल्प से काफ़ी फास्ट पेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव, ये ट्रांजिशन जो है एक तरह की अलग सोसाइटी, इकोनॉमीज़ को स्थापित करेगा, जिसमें हमें अपना रास्ता स्वयं खोजना पड़ेगा। कुछ भौतिक बातें हमेशा मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्रदेश, किसी देश को सामने रखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आधुनिकीकरण होगा, आपके सामने हेल्थ के इश्यूज बड़े आएंगे। तो आप अपने समाज को मेंटली, फिजिकली कैसे फिट रखते हैं, समाज उसके बारे में कैसे जागरूक हो, मुझे लगता है कि एक सपना ट्रैक वो चलेगा। एजुकेशन में आप देखें तो जिस तरह की लेगेसी प्रैक्टिसेस थी वो सब रिडंडेंट होती जाएंगी। पुराने ज़माने में स्कूल जाना और फिज़िकल अपीयरेंस एग्ज़ाम्स का हम लोगों ने देखा, लेकिन कोविड काल के बाद सब कुछ वर्चुअल हो गया। तो आने वाले समय में सारा स्कूल लगभग आपके फ़ोन में आ जाएगा, लेकिन उसमें और फिज़िकल इंटरेक्शंस में बैलेंस कैसे किया जाए। नए स्किल सेट्स जो मशीन लर्निंग के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, इंडस्ट्री 4.0 के हैं, और ऐसी जाने कितनी नई तकनीकें आती जाएंगी। तो जो प्रदेश की जनता है, जो प्रदेश का युवा है, उसके बारे में जागरूक कैसे रहे। तीसरा, मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी हम इंटीग्रेशन अपना कैसे मेंटेन रखें, कैसे सक्सेसफुल रहें, बिकॉज इकोनॉमिक्स के आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी समस्याएं आती हैं उसकी तैयारी हम कैसे करें। आने वाले 5 साल में, 10 साल में और 2047 तक की जब हम बात करें तो हम देखें कि वेस्ट में क्या हुआ, एशिया में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका क्या हुआ, आज से 30 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी, आज उनके कैसे चैलेंजेस हैं। तो उनको रेफरेंस मानते हुए यात्रा हमारी अपनी होगी, जिसको हम नेविगेट करेंगे। हम अपने जो सक्सेस के माइलस्टोन हैं उनको खुद तय रखेंगे। एक डेवलप्ड इकॉनमी, एक डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे लगता है कि कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पूरे भारत का जिसको हम हृदय प्रदेश कहते हैं, वो हृदय धड़केगा तो पूरा भारत और दुनिया धड़केगी। क्या बात है, बहुत धन्यवाद सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर एरिक। सर, in your experience working on global environmental issues, what are some key lessons that you believe can be applied at local level to promote sustainability and address environmental challenges? First of all, I really like to point to the enormous progress which is happening already in Madhya Pradesh, because building on success you can do more in the future. Look, Indore is the cleanest city in India, yes. And everyone I met in Indore is so proud of this fact. And I mean, it's unbelievable. You don't even see a piece of paper in the streets there. We went to Ujjain, where this lake next to the temple had basically disappeared. Now it's brought back to life, and it's absolutely beautiful. Yesterday we went to Sanchi and saw the solar future of the state of Madhya Pradesh. 3 megawatt of solar plus 3 megawatt in another place. This will make it possible for the farmers to pump their water in a much more energy efficient and clean way. And it will improve the economy. And the people there have now got street lights made by solar, and that always makes people feel more happy and more safe at night. So there is so much already happening. But then looking into the future, India and Madhya Pradesh up to 2047, I think the main issue is to change our thinking. Okay. The old thinking was, do we want to develop or do we want to take care of Mother Earth? But that was the 20th century, because at that time, if you wanted to develop, it needed to be based on coal. There was no other way to develop. At that time, if you wanted to develop, well, you needed to destroy some forest and nature to develop. But that was the past. The 21st century is about the win-win. All the solutions which are good for people's health, good for Mother Earth, and good for the economy, all the same. If you move from coal into solar, well, you save money, you create more jobs, and it's much better for Mother Earth. If you go into electric vehicles, all the same, there are more jobs in electric vehicles, and the electric vehicles they're much less noise, they're much more technological superior, so there are enormous advantages for people and for Mother Earth at the same. And let me end by giving you one wonderful example. When the people of Indore are sorting waste in their homes,
and this waste is brought to the biogas factory in Indore, turning the waste into value, making fuel for the buses in Indore. Oh. It's a win-win-win. The air in Indore is much cleaner. It creates jobs in Indore, and it saves money for India because look, every drop of oil in India is imported from Russia, from Saudi Arabia, but from somewhere else, maybe even from my nation, Norway, I don't know, but it's imported. If you turn waste to value into Indore, you save money which can be used for education and health for the people of India. So this is win in every dimension, but that's the future. Let's find all the areas where we can bring all Indians out of poverty, create a vast middle class in India, but doing it with care for Mother Earth. थैंक यू सर. सो चलते हैं हम अपने तीसरे पैनलिस्ट के पास. शैलेश जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, अभी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी पंच प्रण की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, खास करके यदि युवाओं की बात की जाए तो वो पंच प्रण को लेकर युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं. तो इस पंच प्रण के ऊपर आपके क्या विचार हैं और आप युवाओं को इसमें किस तरीके से आप फिट देखते हैं? तो इस पर आपके जो भी विचार हैं आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें. मुझे लगता है कि ये आपने बहुत ही एप्ट और राइट क्वेश्चन सही समय में पूछा है. जब ये आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है अमृतकाल के मुहूर्त के समय में, तब हमें ध्यान करना होगा कि हमारा अस्तित्व क्या है. Who am I? And when we understand that legacy, we realize that the Sanskrit cultures and the Vedas talks about the Panch Tattva. And वो पंच तत्व किससे जुड़े हुए हैं? आपसे और मेरे से. कल जब हम एकात्म धाम का प्रेजेंटेशन सुन रहे थे तब समझ में आया इट इज़ ऑल अबाउट द यूनिटी ऑफ वननेस and that becoming the global center and excellence of oneness and unity for across the world. Now ये पंच तत्व क्या है या पंच प्रण क्या है? पहला हमें लगता है हम सबको मालूम है, जब हम भारत की 2047 की बात कर रहे हैं तो उसमें युवाओं की क्या भूमि है या युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, उसका हमें परिकल्पना करना है. और मुझे लगता है इसमें मध्य प्रदेश का जो लीडरशिप आ रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है अगर मध्य प्रदेश धड़कन है तो भारत धड़केगा और विश्व धड़केगा. तो मुझे लगता है सबसे पहले चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम अपना एक परिकल्पना जो पंच प्रण का है 2047 का भारत में युवाओं की क्या परिकल्पना रहने वाली उनको निर्धारित करें. दूसरा, कोई भी लंबे कालखंड में जब हम और आप रहते हैं तो एक डिसिप्लिन या एक नेचर फॉर्म हो जाता है. मैं एरिक के साथ रहूंगा 10 साल तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में लुभा लूंगा. एरिक जब भारत आता है तब ये भारतीय हो जाता है. He goes to Kamakhya temple and he sits there for Shakti Puja. He was in Ujjain and 35 minutes in the Garbhagriha outside and ये ओम का उच्चारण करके मेडिटेशन कर रहे थे. तो ये भारत में आके भारतीय हो जाते हैं. कहने का अर्थ ये है हम भी जब 75 या इतने 200 साल के समय के लिए when we were in the slavery we had some characteristics. Now it is important that as young people can we break that. Could we, and how do we break that is the discussion that the Prime Minister, that the Chief Minister at the state are having at all levels by providing jobs, making Atmanirbhar, making sure that the world talks about Madhya Pradesh at large, and that's why Eric comes here. So I think second, हमें ये break करने की बहुत ज़रूरत है. Third, अगर हम समझें क्या हमारे पूर्वज के जो roots हैं उसको हम और मजबूती से अपने प्राइड फील कर सके. मेरे पूर्वजों ने क्या किया, मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे पूर्वजों ने क्या किया, तो मैं उसके प्राइड क्या ले सकता हूँ. मध्य प्रदेश में अगर हम उज्जैन जाएं, उज्जैन की जो प्राइड है या ओमकारेश्वर, ये हमारी प्राइड है. आत्म धाम में हमने चर्चा की, गुरु शंकराचार्य ने कहा था ये भारत इज अ कंट्री ऑफ सीकर्स. सो कैन वी बिकम एज यंग पीपल young movers of seeking the previous Bharat, and of course we have to integrate that with modern technology. If you go to Ujjain Lok, one interesting thing that as a young person I understood, there was this tattva of Shiva, of course, but there were also VR glasses, AR glasses, that you can have the Bhasma Aarti through the AR and the VR. So now I don't have to travel from Nagaland to see the Bhasma Aarti. I can have a VR classes there and I can have the darshan. So that's the pride that the Madhya Pradesh is creating for the world. And of course there are two more that can lead to, these three aspects when culminated and brought together can lead to unity, can lead to oneness. And I think that's the fourth pran that we can all think of.
it is not that you and I are alone. I mean, that's what Guru Shankaracharya had mentioned. That's what even Madhya Pradesh is telling, that when we issued green bonds in Indore, it is a matter of pride that as an Indori, as a Madhya Pradeshi, मेरा मध्य प्रदेश में 28 राज्यों से इन्वेस्टमेंट आया. क्यों? क्योंकि वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से था, या वो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है. सो दिस आइडिया ऑफ यूनिटी, as young people, we have to take the message, like bees as pollination. We go around the country and share what Madhya Pradesh is doing, what India is planning to do, and talk about unity. You are and I are not separate. And I think this culminates what you asked in the beginning, Madhya Pradesh at 2047 and the youth direction to the fifth Panch Pranz that the Madhya Pradesh is driving to the 2047 vision. बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी. तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से युवा भी आज इस स्टूडियो में, इस कार्यक्रम में मौजूद है, और वो भी अपनी कुछ जिज्ञासाएं लेकर आप लोगों के सामने हैं और आपसे कुछ अपने सवाल रखना चाहते हैं. तो मैं ऑडियंस के पास जाना चाहूँगी. मेरा नाम रक्षा बुआड़े है और मेरा सवाल लोकेश सर से है कि मध्य प्रदेश आजकल नए आयाम छू रहा है. इंदौर में भी हम देखते आ रहे हैं स्वच्छता में नंबर 1 है 6 वर्षों से, और हमारे फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी बहुत अच्छी रैंकिंग आ रही है. यूथ के लिए नए नए प्रोग्राम लिए आ रहे हैं, और 100 वर्षों का जो हमारा टारगेट है 2047 का, तो वहाँ पे एमपी स्टार्टअप के बेसिस पे जो फूड इंडस्ट्री है इंदौर के, वहाँ पे कैसे देखता है? क्योंकि जो स्टार्टअप होता है एक स्मॉल लेवल पे, उनकी फंडिंग कम होती है, तो वहाँ अडल्ट्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है. मतलब वो अपने फंड को थोड़ा कम सीमित करने की कोशिश करते हैं. तो हम ऐसी क्या पॉलिसीज़ ला सकते हैं जिससे स्टार्टअप अच्छे मायने में उभर कर आए, मतलब लिमिटेड फंड्स के थ्रू? देखिए, मध्य प्रदेश और ख़ासकर इंदौर तो एक तरह से स्टार्टअप कैपिटल ही बन गया है. 2000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हैं, और ऐसे स्टार्टअप जो आज आपको सक्सेसफुल दिखेंगे, उनमें से काफ़ी सारे इंदौर में शुरू हुए, फूड इंडस्ट्री में ही शुरू हुए. अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल चाय के बिज़नेस को स्टार्टअप के रूप में लिया गया और उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि वो आज देश में ही नहीं विदेशों में भी उनके आउटलेट्स खुले. और जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज में होता जाएगा, वैसे वैसे जो ऐसे इशू हैं जहाँ पर आपको अडल्ट्रेशन के आपने बात करी, या फिर हाइजीन की आपने बात करी, या फिर उसको प्रॉपर ढंग से सर्व करने की बात करी, या फिर कंज्यूमर्स के लिए ठीक से बैठने की व्यवस्था की हम बात करें, तो इसी तरह से वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी. और दूसरी तरफ कंज्यूमर भी उन सर्विसेज के लिए बेटर पे करेगा. अगर आप चाय की टपरी पे 5 रुपये दे के चाय लेंगे, तो ये एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो हमें एसी में बैठने की व्यवस्था भी करे. लेकिन जब वो अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेगा, रिस्क करेगा कि हमारे लिए अच्छी बैठने की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरे ढंग से हमें वो चाय को सर्व करे, हाइजीन मेंटेन करे, तो आप उस 5 रुपये के 20 रुपये भी देना पसंद करेंगे. तो ये जो माइंडसेट है कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करें, रिस्क एपेटाइट को बढ़ाएं, और कंज्यूमर से उस सर्विसेज के लिए प्रीमियम के रूप में एक्स्ट्रा आप जो है प्राइस चार्ज करें. मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे हमारे युवाओं में बिल्ड हो रहा है, और उनको समझ में आ रहा है कि बजाय कि मैं नौकरी ढूंढूं, मैं ऐसा काम शुरू करूं जिससे मैं दूसरों को भी नौकरी दे पाऊं. इंदौर ही तो वैसे भी व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है. वहाँ के लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं, बढ़ रहा है धीरे धीरे. पर अच्छी बात यह है कि ये ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और दूसरे छोटे जिलों में भी लगातार आप इसको बढ़ावा देखेंगे. इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार जो है अपनी स्टार्टअप की खुद अपनी पॉलिसी लेकर आई. पहली बार ऐसा अनाउंस हुआ कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 साल के लिए कोई कंप्लायंस ऑडिट नहीं है, जो देश में पहली बार इतना बड़ा जो किसी सरकार ने पहल करी. क्योंकि कोई जब नया स्टार्टअप या नया काम धंधा शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जिनको सीखने में समय जाता है, और पैरेलली उनका जो फोकस है उस बिज़नेस को सस्टेन करने में, उसको स्टेबलाइज करने में भी जाता है. इसलिए उनका ध्यान या उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, सरकार ने अपनी तरफ से बढ़ा, और बहुत सारे उसमें फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स का भी प्रोविजनिंग किया गया. तो मुझे लगता है कि एक राइट एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए है, और यहाँ के युवाओं को खूब फ़ायदा उसका लेना चाहिए, ले रहे हैं. इसीलिए हमें इतने सारे स्टार्टअप पिछले कुछ ही सालों में अलग अलग जगह पर अंकुरित होते दिख रहे हैं. My name is Paritosh, and my question is to Eric. Greetings to you. In the face of growing significance of climate change impacts, the urgent need to enhance resilience has become increasingly apparent.
what specific recommendations do you propose for these communities to adopt and implement? This is a very important question, and let me give you some good news. 3 years ago, there was a major cyclone hitting the state of Odisha. It was one of the most harmful modern cyclones in the history of India. How many people died? Nearly none, maybe 10. It's a very low number. Why did that happen? Because India has a superb meteorological system which could tell the people of Odisha exactly where the cyclone would hit, the timing and the place. The Chief Minister of the state of Odisha put up bus transport to bring people out of the hotspot, and of course no one died afterwards from hunger or disease caused by the cyclone. So India is in a much better place to handle this in the future. But if you want to handle cyclones or other disasters, I mean, don't get me wrong, it was very harmful, create a lot of material destruction of properties, but hardly anyone passed away, which is a major achievement. If this has been 20, 30 years ago, thousands of people will have perished in such a very, very big storm. In the future, we will have big storms, but we are better prepared to handle them. And the main issue is to work with the people. Not the politicians are up there sending, speaking to the people, engaging with the people, exactly what you are doing. Out there in the villages, asking people how they see the issue, how we can work with them. I attend so many environment seminars, and very frankly, so many of them are horribly boring. Because some scientists are making some PowerPoint presentations, a lot of acronyms, difficult words, no one understands. I don't understand, but I know other people don't understand. We need to make environment a people's movement. Because at the end of the day, it's the people who will set up the solar panels. It's the people who will prepare their communities. So let's go out and discuss with people. And I believe India has one big advantage here, because what Shailesh spoke about, Indian culture and tradition and heritage is very much directed to the environment. Look to back to the Vedas. The old Indians, they venerated nature. They basically made nature God. What is Hanuman? Well, half monkey, half human. What's Ganesh? Half elephant, half human. That was the extent that the old Indians made nature as such a central part of life and culture. But building upon that, I think a conversation basically with everyone in India in how can we prepare our communities better for violent storms and violent floodings and droughts. How can we prepare better for that? But how can we make environment a people's movement where everyone is engaged? And then you have to be out with the people like you are. अगला सवाल आपसे। मेरा नाम शिवानी है। मेरा क्वेश्चन शैलेश सर से है। मैं ये कहना चाहूँगी कि U2047 जो कि हमारे भारत को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको कि हम अमृत काल के नाम से जानेंगे, तो मैं यहाँ चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए हम यूथ को, हमारा जो यूथ इंडिया है, यूथ मध्य प्रदेश है, हम इसमें हमारे यूथ को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को उनको क्या पॉलिसीज़ पे या फिर उनको उत्साहित करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए। थैंक यू शिवानी फॉर आस्किंग दैट। आई थिंक आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2019 में हमें याद है कि जब हमने यूथ ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन या इसको शुरू किया था, तब हमारे मन में आया कि इसका विज़न क्या हो और आगे क्या दिशा में हम बात करें। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आई कि अगले 2 साल में, 2019 की बात कर रहे हैं, कि हम भारत का 75 साल मनाने वाले हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, अमृत काल का कालखंड। पर अगला 25 साल क्या होने वाला है पूरे विश्व में। मैं बहुत सारे विश्व फोरम्स में जब गया तब मुझे समझ में आया कि भारत में सब, विश्व के सब जन भारत के युवाओं के प्रति एक आकर्षण रख रहे हैं। अभी जिस तरह लोकेश जी ने बताया कि टपरी में जाके आप जो चाय पी रहे हैं, वो जो चाय की जो कुल्हड़ है, 2019 में जब भारत के तरफ से पश्चिम बंगाल में एक महिला ने बनाया, वो मैं यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में सेक्रेटरी जनरल को प्रेजेंट किया था,
तब उन्होंने जब उनको मैंने प्रेजेंट किया तो मैंने बताया कि इसमें आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, पानी पीजिए, आप इसको धो के रीयूज़ कीजिए, एंड व्हेन यू आर बोर्ड यू थ्रो दिस कुल्हड़ और भांड इन द सॉइल एंड इट विल डिकम्पोज। एंड द वर्ल्ड मीडिया सेड दैट दिस इज द ग्लास ऑफ द सेंचुरी। अब आप भारत के हैं युवा, मैं भारत का हूँ, और जब हम चाय पीते हैं वो टपरी में तो हम कितने मज़े से उसको ऐसे फेंकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा पीसेस टूटेगा, और उसको ग्लास ऑफ द सेंचुरी बोला जा रहा है। तो भारत को सारे लोग, विश्व के सारे लोग एज अ कंट्री ऑफ सोल्यूशन खोज रहे हैं। अब ये कंट्री ऑफ सोल्यूशन में कौन इसको आगे प्रपोज करने वाला है? दिस इनोवेशन इज इन ईयर। जैसे भारत में इंदौर की या मध्य प्रदेश की अस्मी जैन, अगर आपने सुना हो, टिम कुक के एप्पल ने 359 लोगों में शी स्टूड फर्स्ट और शी वॉन द प्राइज बिकॉज शी हैड दैट इनोवेशन। ऐसे ही इन्वायरमेंटलिस्ट अफरोज शाह जो कि वहाँ पर मुंबई में क्लीन अप बीच कर रहे हैं और पूरे विश्व में अब ख्याति पाई जा रही है, और ऐसे कितनी सॉल्यूशंस पूरे भारत में हैं युवाओं के प्रति। तो हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हम और आप अपने ट्रेडिशनल कल्चर को ध्यान में रखते हुए, उसको पैकेज करते हुए वर्ल्ड को सॉल्यूशंस प्रेजेंट करें एज द वर्ल्ड्स वांटेड इन द 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो आई थिंक यूथ इंटर्न्स जो जिस तरह जुड़े हुए हैं और इसको एट द ग्रास रूट्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एंड वी शुड टेक इमेंस प्राइड इन अस, in our chief minister and the entire team who made that possible, that you in Madhya Pradesh can be part of such a holistic governance program towards 2047. तो चलिए हम अपनी बातचीत का जो सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखते हैं। हम दोबारा चलते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट यानी कि लोकेश शर्मा सर के पास। सर, दुनिया का सबसे बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी आप रन कर रहे हैं, जैसा शैलेश जी ने भी बताया। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद सर आपने युवाओं में क्या परिवर्तन देखा है और क्या एग्जैक्ट ये प्रोग्राम है? देखिए, मुझे लगता है कि युवाओं की एक सक्सेस का बड़ा कारण होता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और उसके लिए उन्हें अप्रोप्रिएट एक्सपोजर मिल जाए। जब इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन यही था कि जो हमारे बच्चे जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और वो आगे जाके या तो अपना खुद का कोई कारोबार करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कहीं जाकर वो जो है जॉब लेना चाहते हैं, उनको एक हम वर्किंग एनवायरनमेंट का एक्सपोजर देते हैं। उनको जो बेसिक स्किल सेट चाहिए कहीं पर भी काम करने के लिए, उसकी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी वजह से एक बड़े स्तर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या भी खूब है, तो छोटे किसी भी इंटरवेंशन से मुझे लगता नहीं कि वो इम्पैक्ट आने वाला था। इसलिए एक बड़े स्तर का इंटर्नशिप प्रोग्राम लगभग 5000 लोगों के लिए शुरू किया गया। अब जब ये युवा अपने एजुकेशन लाइफ से बाहर आए और जाकर इन्होंने जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको फेस किया, समाज को फेस किया, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिटिक्स, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, कम्युनिकेशन, कई तरह की चीज़ों ने इन्होंने शुरू करी, तो इनको वो वर्किंग एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिला। साथ ही साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं प्रोग्राम में, जैसे जिसमें शैलेश जी की संस्था है, लेकिन उसके अलावा यूनिसेफ, UNDP, पिरामल फाउंडेशन, हार्वर्ड जैसी संस्थाएं भी साथ में जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों ने इन बच्चों को जो बेसिक स्किल सेट्स होती है, जिसमें कम्युनिकेट कैसे करा जाए, स्टेक होल्डर मैनेज कैसे करा जाए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, डेटा को कैसे कैप्चर कर, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, उसका एनालिटिक्स कैसे होता है, इस तरह के स्किल सेट्स भी दिए। तो मुझे लगता है कि आज जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे युवा का, वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया है। आप समझिए कि मैं आज कॉलेज से पहली बार बाहर निकला और कल इंटरव्यू देने के लिए गया, तो मुझसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा काम के बारे में तो मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज जो युवा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया, जब आप बात करेंगे तो ईमेल कैसे भेजा जाता है, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान है, वो रिलेट कर पाएगा, वो उसके स्ट्रक्चर्स को समझता है। तो जब इंटरव्यू में उससे सवाल पूछे जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि किस बारे में बात हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। दूसरा, उसका जो लर्निंग कर्व है जॉब ज्वाइन करने के बाद, वो बहुत कम रहेगा, तो जिसकी वजह से उसका करियर में जो पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो किसी भी तरह का अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, अब 6 महीने के प्रोग्राम में उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को देखा है, समझा है, इतने सीनियर लोगों से उन्होंने बात करी है, ग्रास रूट लेवल पे बात करी है, समाज की कैसी समस्याएं हैं, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं किसको सॉल्व करने के लिए अपना बिजनेस शुरू करूं। तीसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से 6 महीने का एक्सपीरियंस उनके CV पर आया।
कुछ स्टाइफंड मानदेय उनको तय हुआ। अब वो जब बाहर जॉब लेने के लिए जाएंगे तो शुरुआत उसके आगे से ही होगी, जीरो से नहीं होगी। तो मुझे लगता है इन 3 कारणवश हमारा युवा आज कॉन्फिडेंट है, आज वो जॉब मार्केट के लिए रेडी है, वो अपने उज्जवल भविष्य की नींव रख चुका है। क्या बात है। तो मतलब हमारा युवा अपने उज्जवल भविष्य की नींव इस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से रख चुका है। बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल मिस्टर एरिक आपसे है। एज यूथ we are deeply concerned about the impact of climate change. So what do you think are the most pressing environmental issues that young people should focus on, and how can we effectively contribute to their resolution? First of all, young people should have confidence that their voice matters, because every big movement which has changed the world, young people have played such a central role. Look to the Indian independence movement. Yes, Gandhi may not have been the youngest, but there were any number of young people fighting for independence in this country, taking on the biggest empire which has ever existed, the British Empire, and they succeeded. But whether it's environment or women's rights or racism, wherever you see an issue, you see young people front and center. So be confident that you can change the world. Then a few practical example as to what people can do in Madhya Pradesh, because I don't believe that much in scaremongering and telling all the negative news. It's much more important to look into what are the solutions. Every young person in Madhya Pradesh can plant a tree. The Chief Minister Chauhan is planting a tree every single day. Well, that makes a small little forest just by him here in Bhopal. But much more importantly, inspires the people, young people of Madhya Pradesh to do the same. Do it in the village, find an urban park, just get it done. Every young people can be an ambassador for solar energy. Please ask the university leadership to put solar panels on the roofs of the university. If you are in a village, look into whether there are areas there where solar can fit in. Ask every parking space owner to put up solar panels on the roofs. France, by the way, has just made it mandatory that every parking lot in France shall have a solar panel coverage. But you can be ambassador for solar power. And you can, of course, be ambassador for nature, encouraging the positive developments here of Tamil Nadu, of Madhya Pradesh as a tiger state of India. But going out in nature, speaking about nature, asking people to vote for political leaders who are engaged in nature. And finally, one issue which is very important. Look, this is my phone. And all of you have a phone. What do we tend to do when we get rid of the phone? Well, we just put it somewhere. But there is enormous values in phones and computers and air conditioning equipment. We need to start recycling. Young people cannot start recycling just by themselves, but they can ask when they purchase something, what is the recycling system for this phone? And they can demand that those who sell the phones also start contributing to the recycling and buying the most environment-friendly products. There is enormous value. We don't even understand it. There is more gold in 1 kilo of electronic waste than there is in 1 kilo of a gold ore from South Africa. So why don't we use this for new products rather than just extract from nature? And young people can be ambassadors for that. And of course, young people can drink from glasses. If you desperately need a straw, why don't you ask for a bamboo straw or a paper straw rather than a plastic one? And by these small changes in lifestyle, you're also encouraging people to make the big changes which we also do need. So, मेरा अगला क्वेश्चन हमारे तीसरे पैनलिस्ट यानी कि शैलेश जी आपसे है। आपने अपने ऐसे कोई खास अवसर, ऐसे कोई खास इनिशिएटिव जो युवाओं के लिए आपने किए हों, क्योंकि हमने अभी 2-3 बार आपके मुंह से ये बात सुनी है कि यूथ ऑफ इंडिया, ये जो आपका फाउंडेशन है, ये बेसिकली क्या है और किस तरीके से युवाओं के लिए काम करता है? तो हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स को चलाया है, बट मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट सेंट्रिक जो इनिशिएटिव 2019 में हमने लॉन्च किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एंड करने की बात कही, और ये सिंगल यूज़ एंड प्लास्टिक करने के लिए हम अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है, बट एज एरिक सेड, कैन वी ब्रिंग द स्मॉलर सॉल्यूशंस आउट टू द वर्ल्ड? And then we have solutions across India. We started taking solutions like Kulhar
and showing to the world that these are the solutions that are present there. And what happened? It was in UN when we called as September 17th for the Global Unplastic Day. That as young people, we of course demand for awareness, but we also incorporate solutions which could be part of it. Apart from that, when we realized that green energy is the future, what are young people going to do it? The future of course is also green skills and the green jobs. And when we move out of our colleges, we would be asked, what are those, do you have green skills or are you aware about the green renewables? As young people, it was important for us as the foundation that we bring those at the prominent center, at the heart center for the young people. So we started this Youth for Green Hydrogen in India. And that mobilized 78 countries, young people, and as collaborative efforts, we were able to give green skills with the World Bank. We were able to provide awareness. We were able to make sure that young people do understand and contribute actively to the green solutions as we are talking about. And I think the larger goal is in the end to understand that young people can contribute in governance. And that's exactly why we give our 100% commitment to the Chief Minister's Youth Internship Program, that we strengthen this initiative because young people's participation in governance brings innovation, it brings solution, and at the end it helps to make sure that the youth voices are heard because you get confidence in the structure. So I think these are the larger ideas that the foundation are implementing apart from all other activities on plantation and other things that we do. तो इसी कड़ी में अब मेरा अगला सवाल लोकेश जी आपसे दोबारा है। युवा नीति जब मध्य प्रदेश में बनी तो हमने इसमें स्पष्ट देखा कि युवाओं की भूमिका जो इस नीति को बनाने में थी वो बहुत ज़्यादा थी। अभी तक हम लगातार देखते आ रहे हैं कि युवाओं की जो भूमिका रही है वो जागरूकता के क्षेत्र में ज़्यादा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने युवाओं को जागरूकता से लेकर नीति निर्माण तक का एक जो रोल जो मध्य प्रदेश के यूथ ने प्ले किया है काफ़ी हद तक। तो सर इस पूरे गैप को जो हमने इतने आगे तक अचीव किया है, जागरूकता से लेकर नीति निर्माण तक जो युवाओं की भूमिका अब हो गई है, सर उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब युवा नीति की बात आई तो ये विचार भी युवाओं से ही आया। अच्छा। पिछले साल एक यूथ महापंचायत जो है वो राज्य सरकार ने कराई और उसका जो पर्पस था वो यही था कि युवाओं के मन में क्या विचार है, उनकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की वो सरकार से आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। तो वहाँ प्रदेश भर से लगभग 50,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से कुछ चुनिंदा युवा मध्य प्रदेश से भोपाल, सभी ज़िलों से भोपाल आए और वहाँ पर उन्होंने एक यूथ रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उनका कहना था कि एक यूथ पॉलिसी होनी चाहिए, यूथ पोर्टल होना चाहिए, इंटर्नशिप के कार्यक्रम होने चाहिए, उनको जो सरकारी एग्ज़ाम वो देते हैं उसमें मल्टीपल फीस एग्ज़ाम्स के लिए पे करनी पड़ती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक विश लिस्ट जैसा दिया। तो राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो यूथ रेजोल्यूशन पहुंचा, उस कार्यक्रम में आए थे, तो उनका ये कहना था कि युवा जो चाहता है और जो इन्फॉर्म्ड उसकी डिमांड है, जो एक प्रैक्टिकल डिमांड है, उसको हमें एज इट इज़ लागू करना चाहिए। तो उसी दिन ये डिसीजन हो गया था कि युवाओं की पॉलिसी युवाओं द्वारा ही बनाई जाएगी। क्या बात है। लगभग 30,000 युवाओं ने इसमें भागीदारी करी, 10,500 लिखित उनके जो सजेशंस हैं वो आए, उनको सभी को सरकार ने एक एक करके आकलन उसका किया और जो उनकी प्रायोरिटाइज़ कर सकते थे, जो तुरंत होने लायक थे उनको लिया गया, लॉन्ग टर्म में जो होने लायक थे उनका प्रोविज़न किया गया और उस पॉलिसी को 23 मार्च को सरकार ने लॉन्च किया। तो एक तरह से युवाओं की पॉलिसी युवाओं द्वारा, उसमें युवाओं के लिए जो स्पेसिफिक इंटरवेंशंस थी, अगर आप देखें तो एक ये जो जन सेवा मित्र अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको एक पायलट के रूप में भी लिया गया और एक उससे भी बड़े स्केल की नई स्कीम की अनाउंसमेंट उस दिन हुई जिसको हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहते हैं, CM स्काई। 1 लाख बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोविज़न, जहाँ पर जब बच्चा अप्रेंटिसशिप करने जाएगा किसी भी कंपनी में तो उसका जो साल भर का स्टाइपेंड है लगभग 10,000 रुपये वो सरकार पे करेगी। ओके। हमारा भारत में अप्रेंटिसशिप लॉ है जिसमें कंपनीज़ को कुछ अपने एम्प्लॉयज़ के रेशो में अप्रेंटिस लेने होते हैं, लगभग 15% है, शायद वो बढ़ के 25% भी हो जाएगा। तो वो अप्रेंटिस को, क्योंकि हमने ये माना कि बच्चे की जो ट्रेनिंग है जब वो
किसी जगह पे काम करता है तो काम करवाने वाला और काम करने वाला जब दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो उससे बढ़िया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसको अपना करियर बनाने के लिए कहीं नहीं मिल सकती। तो इन दोनों को पास लाने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ की व्यवस्था करी और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में स्कीम की शुरुआत होगी। क्या बात। कल माननीय मुख्यमंत्री ने जन सेवा मित्र सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी आगे ले जाने के लिए परमिशन दे दी है और उन्होंने अनाउंस किया कि हम 4700 अगले जन सेवा मित्रों का बहुत जल्द उनका इंगेजमेंट शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में आप उसका भी ऐड देखेंगे। जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं, लगभग 1.25 लाख नौकरियां इस साल सरकार ने निकाली हैं और अगस्त के महीने तक उसमें सिलेक्शन होना तय है। हर एग्ज़ाम का जो अलग अलग फ़ीस था सरकार ने उसको वेव कर दिया, 1 टाइम फ़ी, और फिर उसके बाद वो कितने भी एग्ज़ाम दें। इसी तरह से जो अपनी माँ तुझे प्रणाम योजना है, हाँ जी, उसको मध्य प्रदेश के साथ महिलाओं के साथ भी अलग से जोड़ा गया, उनकी प्रोविजनिंग करी गई ताकि वो जो ग्रुप्स हैं युवाओं के उनको कई जगह पे एक्सपोजर मिल सके। इसी तरह से जो बच्चे कला के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे उनके लिए फेलोशिप नई शुरू हुई हैं। तो ये सारी मुझे लगता है कि डिमांड्स युवाओं से आई, होने लायक थी। उनको लगता है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अगर हमें इस तरह के सपोर्ट इंटरवेंशंस गवर्नमेंट से मिले वो करें। लेकिन गवर्नमेंट ने यूथ पॉलिसी के तहत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ली, क्योंकि यूथ डेवलपमेंट में आपको एजुकेशन पे भी फोकस करना है, आपको हेल्थ पे भी फोकस करना है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, आपने कल्चरल अवेयरनेस को फोकस करना है, आपने प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश उसको ध्यान में रखना है। तो इन सभी का जो एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है और उसमें जो इंटरवेंशन की आवश्यकता थी उसमें स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारी आ गई, उसमें नई स्कीम्स भी आ गई। तो इसको रोल आउट किया गया जो कि रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो 23 जुलाई 2022 में यूथ महापंचायत हुई थी जिसमें यूथ रेजोल्यूशन युवाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। सरकार ने युद्ध स्तर पे उस पर काम शुरू किया। 23 मार्च 2023 को एक फिर से यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें यूथ पॉलिसी और ये जितने इंटरवेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें नई स्कीम को साथ में लाया गया। मुझे लगता है कि अब युवाओं के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में जिसका वो लाभ लें और अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, तो प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश, बिल्कुल। तो हमारे साथ जो हमारे युवा मौजूद हैं, मैं एक बार फिर चलती हूँ उनके पास। हमारे युवाओं के कुछ सवाल हैं, तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी किसके सवाल हैं आप आपका नाम बताएं और जिससे आपके सवाल हैं वो बताएं। ओके, आपका नाम और किससे आपका सवाल है। Okay. Hello sir, myself Ritika Jain. मेरा सवाल, my question is to Eric sir. Sir, as a young person and the one who care about environment, I want to know how can the youth chief minister internship, which is ongoing right now, can promote sustainability. At the same time, I want to know how we can inspire other youth as well to take initiative and to take part in green initiatives as well. First of all, I like to say that this is a wonderful idea to bring the knowledge and expertise of educated youth out to the villagers so that they understand their rights, so they can be helped to fill in the forms and be better participants in modern Indian society. But I also very much encourage you, please also show humility, because a farmer is living normally his entire or her entire life in the village. He may be born there, she will die there, and that's their entire life. You are coming as guests and visitors for a shorter period of time, so please also learn from the people in the village. But this is a wonderful combination of the life and experience of the people in the village with your knowledge of how the modern Indian system works and how we can help people. I suggest that you invite conversations with people in the village as to how they can benefit from modern environment thinking. One very obvious example is if farmers can pump water by solar energy, that improves the life of the farmers and the family, but it's also modern and environment friendly. Very interestingly, when I met with Prime Minister Modi a couple of years ago, I spoke about the importance of solar in India. His first question was, how can solar energy help the farmers pump better water? Because that's so essential for the uplifting of the poor people in India. But invite a conversation as to how people in the village can benefit from modern solar energy, of course from going into high tech. Even villagers now are using solar phones,
Yesterday we visited a lot of women in the village, a village in Sanji. I asked, how many of you have a digital bank account? Well, every hand came up. That's an enormous benefit, because now the Chief Minister can send money directly to the women by digital accounts. In the past, frankly, a lot of people will eat on the way, so very little will come at the end to the people out there. But overall, invite a conversation with the people as to how they can benefit and how they can contribute to this modern, solar and environment-friendly India. Thank you, sir. Okay, so next question आपका है. Hello sir, मेरा नाम प्राची गौर है. My question is to Eric sir. As your opinion, what are the effective policy measures that government can implement to incentivize basic structure or behavioral change among individual and state policies? And according to you, what are the role of and what are the importance of sustainable development, and it is how it can attached with the culture? Let me give you one example from my own country of something which has been incredibly successful. When I was in the Norwegian government, we decided that we wanted people to change from gasoline cars into electric cars. Then we were thinking, how can that happen? And we said, well, when you want to change into something new, you always need an introductory offer. If you go to the supermarket and they want to introduce a new product, they will give you an introductory offer. So we changed the tax policies so that electric cars became cheaper, and we said electric cars can move in the bus lanes into town, so they can get faster to town, and they will pay less for parking. And in Norway we have a lot of ferries, they pay less on ferries. And now, last month, about 90% of all new cars in Norway are fully electric, and they're much better than the old cars. China is now at 25% of electric cars. India is in the very beginning of this revolution, but it will happen very fast. Then government need to help with some of the infrastructure, charging points, etc. But then people will do it. People love electric scooters and electric three-wheelers and electric four-wheelers, as long as the basic help is given from government. So it's this mixture of government making the framework and then leaving to the people to make the change. And I'm in no doubt in the near future, nearly all cars in India will be electric. Give you also another example of this progress. When I came to India 10 years ago, there was one metro line in India. That was in Delhi, and it was a very small metro system even in Delhi. Now Delhi Metro is soon to compete with Shanghai and Beijing as being one of the biggest metro lines in the world. And there are 27 cities in India constructing metros. Some of them are elevated, not in tunnels, but still all the same. And this is such a huge progress, and it will completely transform India up to 2047. Thank you, sir. थैंक यू सर. कोई अगला सवाल? नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित सिंह है. और सर लोकेश सर, आपसे सवाल है मेरा, चूँकि सर हम देख रहे हैं कि आपने तकनीक की बात करी शुरुआत में ही, तकनीक बहुत तेज़ी से बदल रहा है. आपने इंडस्ट्री 4.0 की बात करी, चैट जीपीटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करते हैं, हम डेटा बैंक की बात करते हैं. सर इन तकनीकों के बीच में हम देखते हैं कि नए नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं और पुराने जॉब्स भी जा रहे हैं. जब हम भारत को 2047 में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश को 2047 हम कहाँ देखते हैं, और मध्य प्रदेश के युवा 2047 में तकनीक के रूप में कहाँ तक दक्ष होंगे और कौशल हो पाएंगे? देखिए अंकित, आपने सही कहा कि डिस्ट्रप्टिव चेंजेस हो रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, नई तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई तरह का स्किल सेट चाहिए. 2047 में कैसी तकनीक होगी आज कहना मुश्किल है. किसी एक स्टडी में कहा गया कि 2050 में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी वो अभी तक फॉर्म भी नहीं हुई है. शायद आने वाले सालों में कुछ इस तरह के नए प्रोडक्ट्स आएंगे जो ये कंपनियां लेकर आएंगी, और उसका साइज़ इमीडिएटली इतना गेन हो जाएगा जो शायद लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगी और एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेटअप के रूप में उभरेगी. लेकिन समय कैसा होगा, किस तरफ हम मुड़ रहे हैं, किस तरह की नई तकनीकें आ रही हैं, वो अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है. उसको एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी डिसीजन लाइफ में लें वो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो. ये एक इंडिविजुअल से शुरू होकर एक प्रदेश, एक देश और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी फिट होता है. एरिक ने बताया कि नॉर्वे में
जो सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है वो फ्यूल बेस्ड कार से इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे शिफ्ट होने का हो गया। ये हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। आज हम शुरुआती दिनों में हैं, देश की बात करें, प्रदेश में भी लगभग वही स्थिति होगी। तो 2047 तक क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ होंगी? जब हम इकॉनमी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जॉब एम्प्लॉयमेंट कितने क्रिएट होंगे? क्या हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में बात कर सकते हैं? आज हमारा फॉरेस्ट कवर शायद देश में लगभग सबसे ज़्यादा है, उसको हम और कितना एक्सपैंड कर सकते हैं? आपने एग्जाम्पल दिया कि आपके मुख्यमंत्री जो हैं रोज़ एक पेड़ लगाते हैं, क्या उस तरह की कोई एक्टिविटी सामाजिक रूप से भी की जा सकती है? तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में पर्यावरण बड़ा मुद्दा बनेगा, नई टेक्नोलॉजी के तहत स्किल्ड लेबर एक अलग तरह का मुद्दा बनेगा, हेल्थ एजुकेशन एक अलग तरह का मुद्दा बनेगा। उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे, देखिए ये तो तय है कि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनेगा ही, उसके कई आयाम होंगे। जब भारत डेवलप्ड नेशन बन चुका हो तो मध्य प्रदेश भी डेवलप्ड स्टेट हो। जब मैं डेवलप की बात करूं, आज के परिप्रेक्ष्य में डेवलप नहीं, 2047 के परिप्रेक्ष्य में डेवलप। तब तक डेवलपमेंट सिर्फ भौतिक नहीं रह जाएगी, वो एक सोसाइटी ह्यूमन ओरिएंटेशन की भी बात होगी। और एट द एंड ऑफ डे जो आपकी सोसाइटी है, जो हमारे सिटीजन्स हैं मध्य प्रदेश के, वो एक फुलफिल्ड लाइफ जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, एक भौतिक रूप से कामयाब लाइफ जिए, किसी को भी काम की, कमाई की, स्वास्थ्य की, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ एक बराबर मिलें, इंक्लूसिविटी रहे। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो 2047 में रियलिटी बन सकती है। लेकिन आज हम बैठ के सोचें कि वो होगा कैसे, उसको करेंगे कैसे, करने वाले कौन लोग होंगे, टाइम बाउंड रूप में हम माइलस्टोन तय करें, जो सरकार ने ऑलरेडी प्लान शुरू कर दिया है। बहुत धन्यवाद सर। सवाल बहुत हैं लेकिन समय की भी अपनी एक लिमिटेशन है, तो मैं सीधा चलती हूँ शैलेश जी के पास। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की हम लगातार बात करते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो विजन है उसको लेके आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है आज का पूरा कॉन्वर्सेशन उसी के ऊपर हुआ है। आप इकोनॉमी की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, 2047 में मध्य प्रदेश क्या होने वाला है उसके बारे में बात करें, उसमें कुछ और एडिशनल अब करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र के माध्यम से उस 2047 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लिए वो सारी चीज़ों को हम लागू कर सकें। चाहे वो सोलार यूनिवर्सिटीज़ में लगाने की बात हो, चाहे वो पेड़ गांव-गांव में जाके कोई अर्बन पार्क में लगाने की बात हो, या फिर क्या हम खुद अपना कुल्हड़ बना के विश्व में मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट करें और बोले कि ये है ग्लास ऑफ द सेंचुरी। बिल्कुल। युवा का अर्थ है क्रांति। क्रांति यानी कि सोते हुए को जगाना, जागते हुए को चलाना, चलते हुए को दौड़ाना और दौड़ते हुए तो उसकी मंजिल तक पहुंचाना। और हमारे विशेषज्ञ निसंदेह रूप से यही काम हमारे युवाओं के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी युवाओं का भी इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और बहुत सारी अपनी जो जिज्ञासाएं हैं आपकी वो आपने हमारे विशेषज्ञों के साथ साझा की। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।